हेलो बच्चों, वेलकम टू राजश्री चौहान क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे निबंध टॉपिक के ऊपर। तो निबंध ये हिंदी मीडियम या हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए कहिए, इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, तो जो सब्जेक्ट्स होते हैं लैंग्वेजेस के, उनमें निबंध ये बहुत ही इम्पोर्टेंट राइटिंग स्किल का एक टॉपिक है। और राइटिंग स्किल में ये मिनिमम आप लोगों को 7 मार्क्स के लिए तो आते ही है। तो इसलिए हमें ये टॉपिक को, जो भी निबंध हम डिस्कस करते हैं या निबंध लिखते हैं, तो इसे हमें इग्नोर नहीं करना है। क्योंकि आप अगर जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर आप थोड़ा रीडिंग करते हो या 2-4 अलग अलग टॉपिक उसे रीड कर लेते हो, तो यू विल गेट एन आइडिया कि हाउ टू स्टार्ट राइटिंग कॉम्पोजिशंस और ऑल्सो हाउ टू राइट द स्टार्ट ऐसे। तो ऐसे कैसे स्टार्ट करना है और कॉम्पोजिशन कैसे स्टार्ट करना है, निबंध की शुरुआत कैसे करनी होती है, ये आप लोगों को इजीली पता चल जाता है। इसीलिए कंटिन्यू क्या करना होता है, आप लोगों को निबंध रीड करना हो। तो यहाँ पर देखिए, ये मेरे पास निबंध की एक किताब है जिसमें बहुत सारे निबंध है, अलग अलग टॉपिक के ऊपर हैं। मैं जस्ट आप लोगों को मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दैट इज नदी की आत्मकथा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ आप देखोगे तो बहुत सारे इसमें, ये 22 नंबर के ऊपर शहीद की आत्मकथा है। बहुत सारे निबंध यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, अलग अलग काल्पनिक, मतलब जो रचनात्मक होते हैं, काल्पनिक होते हैं, या जैसे हम अपनी खुद की आत्मवृत्त लिखते हैं वो हैं। तो अलग अलग टॉपिक या किसी त्योहार के ऊपर डिस्क्राइब किया जाता है। तो इस किताब में आप लोगों को बहुत सारे अलग अलग टॉपिक मिलेंगे। साथ ही मेरे पास और दूसरे भी किताब है, उसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स है। उसमें से जो सिलेक्टेड एग्जाम के लिए आते हैं टॉपिक्स, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर नदी की आत्मकथा। और ये यहाँ जो लिखा हुआ है ना बच्चों, तो ये क्या है, जो एग्जाम्स होते हैं बोर्ड के एग्जाम, तो अक्टूबर 77 और मार्च 80 और 89 में ये टॉपिक एग्जाम में आया हुआ है। तो आप लोग बिलीव नहीं करोगे, ये बुक तब की है जब मैं एसएससी का एग्ज़ाम देने वाली थी, तब मैं ये बुक मेरे पास थी और मैंने इसमें से बहुत सारे टॉपिक्स रीड किए हुए हैं। तो इसीलिए मैं अब तक मैंने ये बुक संभाल कर भी रखी हुई है। तो चलिए, आज बहुत अच्छा टाइम है कि मैं ये आप लोगों के साथ में शेयर भी कर रही हूँ। तो मैं स्टार्ट करती हूँ ये निबंध रीड करना। तो रीड करके मैं आप लोगों को इसे सब बता दूंगी कैसे लिखा जाता है। तो ये ऐसे नहीं है कि जितना हम रीड करेंगे हम टोटली उतना ही लिखते हैं। तो आप एक टॉपिक को रीड करोगे तो यू विल गेट एन आइडिया, आप लोगों को एक सिंपल आइडिया आ जाता है कि शुरुआत कैसे करनी है, कैसे हमें उसमें टॉपिक को डिस्क्राइब करना है। और आप अपने भी खुद के थॉट्स भी वहाँ पर डाल सकते हो। आप अपना खुद का भी एक्सप्लेनेशन, जो भी आप लोगों को पता है, आप उसमें लिख सकते हो। तो ये एक सिर्फ आप लोगों के लिए एक डेमो है, मतलब कैसे लिखा जाता है आपको पता चल जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। मेरे किनारे पर बने एक बड़े मंदिर में आज बहुत भीड़ भाड़ है। लोग मुझ में स्नान करके देव दर्शन कर रहे हैं। भजन कीर्तन और चहल पहल से मेरे किनारे की रौनक और बढ़ गई है। पहले क्या था और अब क्या हो गया है, सुनो। मैं अपनी आत्मकथा सुनाती हूँ। तो अब ये अपने बारे में सुना रही है। तो देखो, पहले एक इंसिडेंट वहाँ पर डिस्क्राइब किया है और फिर उन्होंने स्टार्ट किया है, नदी ने स्टार्ट। तो कौन कहानी सुना रही है अपने बारे में, नदी। ठीक है, इसीलिए इसे कहते हैं आत्मकथा, मतलब खुद के बारे में जो कहानी सुनाते हैं वो होती है आत्मकथा। मेरा जन्म एक पर्वत शिखर पर हुआ। ऊंची ऊंची चट्टानों की गलियों में मेरा बचपन बीता। मैं धीरे धीरे बड़ी होती गई। एकाएक मेरे शरीर में न जाने कहाँ की शक्ति आ गई। पर्वत की हरी भरी घाटियों को पार कर मैं नीचे मैदानों में आ गई। ऊंचाई पर फैली चट्टानों पर तेज उछल कूद करने में मुझे बड़ा मजा आता था। यहाँ मैदानों में विचरण करने का एक अलग सुख है। विचरण करना मतलब आगे आगे बढ़ना। यहाँ प्राणियों की सेवा करने से मन को संतोष मिलता है। पशु पक्षियों को अपने जल से तृप्त होते देखकर मुझे भी तृप्ति होती है। तृप्ति होती है मतलब सेटिस्फैक्शन मिलता है, जब दूसरे अलग अलग प्राणी पशु वहां पर आकर जब नदी का पानी पीते हैं तो नदी कह रही है कि मुझे बहुत ही सेटिस्फैक्शन मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। वनस्पतियाँ शुरू से ही मेरी
संगिनी रही है। संगिनी मतलब साथ में रहने वाली। मैदानों में मेरे किनारे किनारे असंख्य वृक्ष उग आए, एक एक कर बहुत सी बस्तियां बस गई। लोगों ने गाय, भैंसे, बकरियां, भेड़े और अन्य जानवर पाले, बड़े बड़े खेत बनाकर खेती करने लगे। वे जब अपने पशुओं को पानी पिलाने मेरे किनारे आते हैं तब नहाते भी हैं। उनमें से कुछ को तैरने का भी शौक रहता है। वे तैरकर बीच धारा तक आते और किनारे की ओर लौट जाते हैं। मेरी उपयोगिता उपयोगिता मतलब यूज, मेरी उपयोगिता और महत्व को देखकर लोग मुझे लोक माता कहते हैं। क्या कहते हैं? लोक माता, मतलब सबकी माता। इसीलिए हम गंगा नदी को भी क्या कहते हैं? माता कहते हैं। पर बाढ़ के समय वे विवश हो जाती है। बाढ़ के समय मैं विवश हो जाती हूँ। बाढ़ मतलब जब बहुत पानी भरता है बरसात की वजह से, उसे हिंदी में बाढ़ कहते हैं। तो मैं विवश हो जाती हूँ मतलब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मतलब मैं हेल्पलेस हो जाती हूँ, क्योंकि इतना पानी भर जाता है मेरे अंदर कि वो बाहर बहने लगता है। अपने कारण हुई विनाश लीला से मुझे बहुत दुख होता है, किंतु मैं क्या करूँ, यह प्रकृति का खेल है। मुझे इतना ही संतोष है कि मुझसे सदैव प्राणियों की सेवा हुई है और होती रहेगी। मेरे किनारे बसे गांव, कस्बे और शहर समय बीतने के साथ साथ बड़े होते गए। जगह जगह मुझ पर पुल बनाए गए। पुल मतलब ब्रिज होते हैं। मेरे ऊपर से होकर छोटी बड़ी मोटरें गुजरने लगी, रेलगाड़ियां आने जाने लगी। कई जगह बांध बांधे गए। बांध मतलब डैम्स। नहरें निकाली गई। नहरें मतलब छोटे छोटे से कैनल्स निकालते हैं वो। देन मनुष्यों की प्रगति और समृद्धि देखकर मुझे लगा जैसे मेरा वैभव बढ़ रहा हो। मनुष्य अपनी सभ्यता पर गर्व करने लगा और मुझे भी अपनी उपयोगिता पर गर्व होने लगा। अब कितनी प्रगति हो गई है, मतलब अब देखो नदी कह रही है कि सब देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना प्रोग्रेसमेंट होने लगा है। मेरे किनारे के कई स्थल तीर्थ बन गए हैं। तीर्थ मतलब ये क्या होते हैं? जो पिलग्रिम्स प्लेसेस होते हैं, यहाँ पर भगवान के मंदिर होते हैं। यहाँ मंदिरों का निर्माण किया गया है। नित्य ही पूजा आरती होती है। स्थान स्थान से अनेक यात्री आते हैं। वर्ष में कई बार मेले लगते हैं। हाँ, मेले होते हैं ना, जो फैज, तो वहाँ मेले में लोग जाते हैं। नदी के किनारे ही होते हैं ये सब। तो मेले में गांवों के अधिक लोग आते हैं। उनका हर्षोल्लास देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। हर्षोल्लास मतलब उनका सुख देखकर, आनंद देखकर, हैप्पीनेस देखकर। मेरे किनारे बसे रम्य स्थलों में चांदनी रात में नौका विहार के लिए लोग आते हैं और मैं पुलकित हो उठती हूँ। मतलब लोग क्या करने आते हैं वहाँ पर? नौका विहार मतलब बोटिंग करने के लिए भी आते हैं। और ये सब देखकर मैं बहुत ही खुश हो जाती हूँ, पुलकित हो उठती हूँ। मतलब मेरा खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। आज भी मेरे किनारे उत्सवों का सिलसिला जारी है, परंतु आजकल मुझ में भारी परिवर्तन आ गया है। भौतिक प्रगति की अंधी दौड़ में तेजी से औद्योगिकरण और शहरीकरण हुआ है। इससे नई नई समस्याएं पैदा हुई है। औद्योगिकरण मतलब क्या है? जो डेवलपमेंट हो रहा है। हाँ, शहरीकरण मतलब जो सिटीज बन रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है। इससे बहुत सारी अब क्या होने लगी है? नई नई समस्याएं भी होने लगी है। नए नए संकट खड़े हुए हैं। आज प्रदूषण एक विकराल दानव बनकर यहाँ पर है, मुंह फैलाता जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है? प्रदूषण क्या हो रहा है? जिस तरह से दानव मतलब एक राक्षस की तरह से वो बढ़ रहा है, अपना मुंह फैला रहा है। मतलब क्या कर रहा है? सब मुंह क्यों फैलाता है दानव? सबको निगलने के लिए, सबको सॉलो करने के लिए, गल्प करने के लिए। उसी तरह से यहाँ पर प्रदूषण काम कर रहा है, एक दानव के जैसे, राक्षस के जैसे।
प्रदूषण ने मेरे स्वास्थ्य एवं सौंदर्य को बुरी तरह प्रभावित किया है। तो प्रदूषण से क्या हो रहा है? नदी कह रही है कि मेरा स्वास्थ्य मतलब नदी का पानी गंदा हो गया है, और क्या हुआ है? सौंदर्य मतलब नदी का रूप भी खराब हो गया है। मेरा निर्मल जल विषाक्त होता जा रहा है, मतलब विष उसमें जहर आने लगा है, पॉइजनियस होने लगा है। पहले जो छोटे बड़े नाले आकर मुझ में मिलते थे, उनसे मुझे शक्ति मिलती थी, मेरी गति बढ़ती थी। अब ये नाले कल कारखानों की भारी गंदगी लाकर मेरे जल में उड़ेलते रहते हैं। मतलब क्या हो रहा है? अब फैक्ट्रीज के वजह से पूरा गंदा पानी मेरे अंदर आ रहा है। पहले तो नालों का जो पानी था, मतलब जो नालों में से पानी बहता है वो सादा पानी आ रहा था, लेकिन अब कारखानों से सब गंदा पानी, पॉइजनियस पानी मेरे अंदर आ रहा है। शहरों और महानगरों से जो जहरी जहर आ रहा है, तरह तरह के प्राणलेवा रसायन मतलब केमिकल मेरे शुद्ध जल में मिलकर उसे अशुद्ध और जहरीला बना रहे हैं। मैंने असंख्य जलजीवों को मरते और मेरा जल पीने वाले प्राणियों को बीमार होते देखा है। तो अभी देखो नदी को कितना दुख हो रहा है। चाहे आप समझते हो कि इस तरह से अपने अंदर अपने जल को प्रदूषित होते हुए देखकर और अपना जल पीते हुए लोगों को मरते देखकर नदी को बहुत ही दुख हो रहा होगा, और इससे मेरी आत्मा कांप उठती है। प्रदूषण के खतरों से परिचित होने पर भी लोग इस ओर पूरी तरह ध्यान नहीं देते। लोगों को पता है पानी गंदा होने के बाद क्या दुष्परिणाम होंगे, लेकिन फिर भी कोई स्वच्छता की ओर ध्यान नहीं दे रहा है। मुझे इसका दुख है। मुझे समुद्र में मिलकर शांति मिली है। मतलब अंत में जाकर नदियाँ कहाँ मिलती है? समुद्र में मिलती है, सागर में मिलती है। और तो वो क्या कह रहे हैं कि मुझे यहाँ पर अभी शांति मिल रही है कि मैं एट लास्ट कहाँ पर समुद्र में आकर मिल चुकी हूँ, परंतु मैं अब विषाक्त जल लेकर उनकी गोद में समाती हूँ तो मुझे शर्म आने लगती है। तो नदी कह रही है कि मैं शांति से तो उनमें मिल रही हूँ, लेकिन मुझे बहुत ही शर्म आती है कि मैं अपना इतना गंदा पानी, इतना जहरीला सा पानी लेकर मैं उनके अंदर जा रही हूँ। तो ये बहुत ही शर्म की बात है। भगवान मनुष्य को सद्बुद्धि दे कि वह मेरे जल को विषाक्त होने से बचाए और स्वयं का कल्याण करे। ओके बच्चों, तो देखो निबंध पूरा कंप्लीट हो गया है, पूरा रीड कर दिया है मैंने, एक्सप्लेन भी किया है थोड़ा सा। तो आप लोगों को ये कैसे लगा है, और कोई टॉपिक्स आप लोगों को चाहिए तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू।